हमने ले लिया। का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। जब उड़ी अटैक हुआ तो उस समय मैं 15 कोर में था। वहाँ पे मुझे बिहार रेजिमेंट के कुछ बंदे मिले जिन्होंने मुझे बताया कि उड़ी में उनके साथ ये हादसा हुआ। जो एक्यूरेट कैजुअलिटी थी उनकी तो उसका उन्हें भी पता नहीं था, तो उन्होंने बताया कि लगभग 15 से 20 बंदे उनके इस हादसे में कैजुअलिटी हुए हैं। तो उनको ये नहीं पता था कि मैं पैरा स्पेशल फोर्स से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मैंने उनको बताया कि थोड़ा ब्रीफ करेंगे तो मैं थोड़ा शायद और गहराई से उनके बारे में जान सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि हमारी जो यूनिट है वहाँ पे शिफ्ट हो रही है। उसके बाद उन्होंने बताया कि हम लोग अभी वहीं पे जा रहे हैं, तो ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। तो मुझे सुन के बहुत अजीब सा लगा और गुस्सा टाइप आया कि यार ये बहुत गलत हुआ। हमारे जो सिपाही थे, जो मेरे देश के जो नौजवान थे, उनके साथ ये बहुत गलत हुआ है। तो उस समय एक बदले की भावना थी, वो उसी समय मेरे मन में जागी थी कि कब एक बार एक मौका मिलेगा कि इनको थोड़ा दिखा दें पाकिस्तान को कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी तुम्हारे को कैसे कैजुअलिटी देंगे। ये हमने उस समय सोचा था और उसका मौका मुझे बाद में मिल गया, जो कि मैंने अपने सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पूरा किया। उड़ी में जब अटैक हुआ था तो उस टाइम मैं भी वहीं पे था। जो वहाँ का सिचुएशन था और जब हमने अपनी कैजुअलिटीज़ देखी तो हमारे अंदर एक अलग टाइप का गुस्सा था। हमारे बिहार रेजिमेंट के ही कुछ जेसीओ साहब थे, सिपाही थे। तो हमने उनसे बात किया तो उन लोगों ने बताया कि ये गलत हुआ है और इसका बदला लेना। हमारी टीम ने उस टाइम भी उन्हें आश्वासन दिया कि भारतीय फ़ौज के साथ और हम सब एक ही फ़ौज हैं और हम इसका बदला ज़रूर लेंगे और उन्हें जल्द से जल्द इस चीज़ का इंसाफ दिलाएंगे। उन्होंने कुछ हटके किया था और वो मतलब एक ख़तरनाक सीन था, तो इसलिए एज एसएफ सोल्जर ये लगा कि नहीं, अभी हमें एक समय आ गया कि हम इन पाकिस्तानियों को कुछ ना कुछ सबक सिखाएं। जितना हमारे ऊपर वो कर रहे हैं तो अभी यानी कि हद से भी यानी ऊपर चला गया है, पानी अभी ऊपर है। तो हमें जल्दी से जल्दी इसके क्या है ऑर्डर मिलना चाहिए और जल्दी हमें इसका रिएक्ट करना चाहिए। जितने उनके लॉन्चिंग पैड हैं या कुछ जहाँ से यानी कि इन्फिल्ट्रेशन वो कर रहे हैं, जिसके माध्यम से कर रहे हैं, तो उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। हमने ये सारा हादसा हमने टीवी में देखा, तो जब उन शहीदों की हमने फैमिलियों को रोते हुए देखा तो एक दिल में कांटा सा चुभा कि इसका बदला लेना है किसी भी प्रकार। हमारे कोर कमांडर भी, जीओसी भी, हमारे ब्रिगेड कमांडर सब लोग बोल रहे थे कि यार ये करना है और ये आप लोगों को ही करना है। तो ये हमारे लिए जो फेथ हमें हमारे ऊपर वो दिखा रहे थे, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन की चीज़ थी। जो वहाँ का एटमॉस्फेयर देख के लग रहा था बातचीत करके कि अब की बार जो होगा वो बहुत बड़े पैमाने पर होगा और काफ़ी इलाकों में होगा। हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स आए, हमारे चीफ साहब भी आए थे, हमारे आर्मी कमांडर और जितने भी बड़े अधिकारी लोग थे, सब लोग आए हुए थे। उन्होंने उसी टाइम उन्हें बताया कि वी आर रेडी। हमारे कमांडिंग ऑफिसर साहब को रोल मिल गया था, लेकिन जगह, टाइम वो सब हमने फिक्स करना था। डायरेक्शन सबकी तरफ से एक ही था कि इसका बहुत ही मल्टीपल जगह पे और इसका जो रिएक्शन है वो काफ़ी हार्श और ये काफ़ी यादगार होना चाहिए। तब तक हमें ये पता नहीं था कि अभी क्या होने वाला है। उसके बाद आते ही हमारे क्या मोबाइल जमा कर दिए गए। प्लानिंग कुछ ऐसे तैयार हो गए तो कुछ नहीं, उसका ये था कि कुछ होने वाला है कि हम अपने उस हिसाब से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है, यानी कि तैयारी उसमें थे। हमारी जो माइंड गेमिंग है, वॉर गेमिंग है, वो हमारी शुरू हो गई थी। जो हमारा सिलेक्शन ऑफ ट्रुप्स,
जो हमारा सिलेक्शन ऑफ वेपन्स, सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स अगले दिन से ही हमने शुरू कर दिया था। A to Z जितने भी लोग होते हैं सब चाहते हैं कि हम हर ऑपरेशन का हिस्सा हों। तो हमारे पास ऑप्शंस के लिए अगर देखा जाए तो हमारे पास सारे ट्रूप्स अवेलेबल हैं, बट सारे के सारे पूरी बटालियन नहीं जा सकती, क्योंकि ऑपरेशनल एस्पेक्ट को देखते हुए, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखते हुए हम लोग कुछ सेलेक्टेड ट्रूप्स ही अंदर लेके। मेडिकल, वेपन, डेमोलिशन, सभी स्किल में एक एक बंदा हर स्क्वाड में, जैसे 7-8 बंदे एक स्क्वाड में हैं तो उसमें सभी में एक एक स्किल का मतलब जो कमांडो है माहिर होता है। सभी स्किल्स के हमने एक ऐसा कंपोजिशन बनाया था जिसमें 3-4 पर्सन जो हैं वो डेमोलिशन क्वालिफाइड हों, 3-4 के आसपास मेडिकल स्पेशलिस्ट हों, कुछ उसमें वेपन स्पेशलिस्ट हों, या उसमें कुछ ऐसे हों जो आईडी स्पेशलिस्ट हों। तो इस प्रकार का एक कंपोजिशन जो हमने तैयार करना था। ट्रूप्स के सिलेक्शन करने के बाद हम लोगों ने अपने टारगेट से रिलेटेड और ऑपरेशन से रिलेटेड जो अपना हमारा मिशन था उससे रिलेटेड ट्रेनिंग की, उससे रिलेटेड जितने भी हमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी, जितने भी हमें मैप्स की, जितने हमें अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत थी, वो सारा हमने कलेक्ट किया। सर्जिकल स्ट्राइक की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले जो हमारा टारगेट था उसका हम लोगों ने सैंड मॉडल, उसका जो सेम टारगेट जैसा कि हमें ग्राउंड पे मिलेगा ऐसा टारगेट हमने बनाया। फिर उसके ऊपर हमने वॉर गेमिंग की, जिसमें कि हमारे सारे के सारे ट्रूप्स जिन्होंने उसमें हिस्सा लेना था वो सारे बैठ के फिर पूरी रात हम लोग उस पर डिस्कशन करते थे कि कहाँ से क्या पॉसिबिलिटीज़ है, हम कैसे जाएंगे, कैसे इसे कंडक्ट करेंगे, कैसे इसे कैरी आउट करेंगे, और उसमें जितने भी कंटिजेंसी प्लानिंग सब कुछ हम लोगों ने उसे लगभग 2 रात और 2 दिन में बैठ के ये सारा प्लानिंग किया। मैं 28 डिव कुपवाड़ा वाली पार्टी में था, 19 डिव में बारामूला में है जो कि उन्होंने लिपा वैली में ऑपरेट करना था। तो 90 डिव बारामूला में अल्फ़ा और ब्रावो ऑपरेट कर रहे थे, वाड़ा में चार्ली और डेल्टा 20 डिव में ऑपरेट कर रहे थे, 20 डिव में ऑपरेट कर रहे थे। जो हमारी सबसे पहले थी वो हमारी थी प्रिलिमिनरी रेकी। जैसे कि हमारे जो टारगेट्स थे तो उन टारगेट्स पे जाने के लिए हमने लगभग 8 दिन पहले से ही अपनी रेकी टीम जो होती है हमारी CTR जिसे हम बोलते हैं, क्लोज टारगेट रेकी टीम, तो हमारी अलग अलग 4 से 5 क्लोज टारगेट रेकी टीम अलग अलग डायरेक्शंस थे जो हमारे टारगेट की प्रिलिमिनरी रेकी के लिए गई। ये हमारी एक क्लोज टारगेट रेकी पार्टी थी जो लगभग शायद 22 तारीख के लगभग निकल चुकी थी और 24 को दोबारा वापस अपनी लोकेशन में आ गई थी। तो इन्होंने वहाँ पे जाके दोबारा सर्वेलेंस किया, उस टारगेट को अपने ऑब्जर्व में रखा और वहाँ पे देखा कि अभी जो एक लॉन्च पैड जहाँ से मिलिटेंट आगे क्रॉस होते थे और इन्फिल्ट्रेट करते थे वैली में आने के लिए, तो इन्होंने वहाँ पे जो नफरी काउंट की तो मैक्सिमम वहाँ पे 15 से 20 तो उनके जो मुजाहिदीन बोल सकते हैं हम उसको कि मुजाहिदीन थे, और बाकी जो 5-7 जो एक रेगुलर आर्मी के टाइप बंदे थे। हमारे CO साहब के डायरेक्शंस के अनुसार फिर हम लोगों ने अपना इंडक्शन शुरू किया। फिर उसके बाद जो ग्राउंड पे कमांडर थे जो कि हमारे टीम कमांडर थे, तो टीम कमांडर ने आगे का प्लान बताया। फिर वहाँ से हम लोगों ने हेप्टर के साथ अपना इंडक्शन किया और फिर हम लोग अपने जो डिव लोकेशंस की जो बेसिस थी वहाँ से फिर हमने अपनी गाड़ियाँ ली, जो सिविल गाड़ियाँ भी कुछ एक लगी हुई थी, कुछ एक फौजी गाड़ियाँ भी थी, और ये सारा चीज़ जितना भी हमारा इंडक्शन का था ये सब हम लोग रात में कैरी आउट कर रहे थे। तो जितना भी व्हीकल मूव था उनकी सारी गाड़ियों की हम लोगों ने लाइट्स ऑफ कर रखी थी ताकि दूर से किसी को पता नहीं चले कि कोई यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। और उसी हिसाब से हमारे जो व्हीकल्स थे वो कैमोफ्लेज भी थे, जो फौजी व्हीकल्स थे, और जो सिविल व्हीकल्स थे वो उन्हें वैसे भी पता नहीं चल पाता कि सिविल व्हीकल्स का कि ये किस चीज़ का है। तो जो हमारी मूव थी वो काफ़ी कंसील्ड थी और जितना भी मूव था हमारा इंडक्शन का वो सारा का सारा रात में था। हमारा इन्फिल्ट्रेशन या इंसर्शन जो हमारा था तो वो हमने स्कैटर्ड वे में किया था। हम लोग 3 दिन पहले कुछ पार्टी गई, कुछ पार्टी 2 दिन पहले गई, कुछ पार्टी बिल्कुल लास्ट डे गई जिस रात हमारा। तो जो हमारी सर्विलेंस टीम थी, जो रेकी टीम्स थी, वो हमारी लगभग 3 दिन पहले रात के टाइम पे ही निकल गई। जो हमारी सपोर्ट ग्रुप, जो हमारे बाकी पार्टीज़ थे वो लगभग 2 दिन पहले निकले, और जो हमारी स्ट्राइक टीम्स थी वो बिल्कुल एक दिन पहले, लगभग 24 आवर्स पहले उन्होंने अपना मूव किया।
रात को हमने मूव किया लगभग 11:30 बजे 27 को। तो कुछ पार्टी हमारी 11 बजे निकली, कुछ 11:15, कुछ 11:30, ऐसे हमने छोटे छोटे ट्रुपों में अपनी आगे पार्टियाँ भेजी। तो वहाँ से हम लोग जो हमारी LC की लास्ट पोस्ट थी, वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर पहले हमारी गाड़ियों ने ड्रॉप कर दिया। वहाँ से हमारे ट्रुप जैसे जो पार्टी पहुँचती थी, हम लोग वहाँ से अपना अलग अलग मार्च करते गए। हम लोगों ने लगभग 2 से 3 और कुछ एक टारगेट्स के लिए 3 से 4 रूट का भी सिलेक्शन किया था और उसकी हमने क्लोज टारगेट रेकी भी की। उस रूट पे हम लोग चल के उस रूट पे प्लेसेस आइडेंटिफाई करके आए कि हमें कहाँ से फायर करना है, कहाँ से आइडेंटिफाई करना है, किस जगह पे हमारी सपोर्ट टीम लगेगी, किस जगह पे हमारी स्ट्राइक टीम जाएगी। तो ये सारा हमने अपना डिस्कशंस में और ये सारा चीज़ हमने ग्राउंड पे जाके इंश्योर करके आए थे। वो इतना डिफ़िकल्ट रूट था कि 70 डिग्री या 65-70 डिग्री का ग्रेडियंट था नीचे चढ़ने के लिए। जब हम गए तो हम कंटिन्यू रोप लगाते हुए गए वहाँ पर और छोटी छोटी टुकड़ियों में बिल्कुल प्रॉपर सर्वेलेंस करते हुए कि 1 घंटे में मुश्किल से 100 से 150 मीटर हम मूव कर पाए। सभी का लोड मैनेजमेंट बराबर था। अप्रोक्स 30 से 35 kg वेट था सभी के पास, जिसमें उसका आर्म्स, अम्युनिशन, खुद का इंडिविजुअल का पर्सनल सामान, क्लोथिंग, ये सब उसमें राशन। हमारे स्क्वाड में हम लोग अपना पर्टिकुलर स्क्वाड वेपन्स और अपना पर्सनल वेपन्स कैरी करके गए थे। तो हर एक वेपन का जितना भी एम्युनिशन होता है और जो इस ऑपरेशन के हिसाब से रिक्वायर्ड था, वो सारा का सारा एम्युनिशन, चाहे वो मैगजीन्स हो, चाहे वो हमारे ग्रेनेड्स हों, चाहे वो हमारे रॉकेट लॉन्चर्स के राउंड्स हों, तो वो सारा हम लोग इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल अपने अपने रक्सैक में कैरी कर लेते। हमारे पास पर्सनल वेपन है, असाल्ट राइफल्स हैं अपनी। उसके बाद में स्पोर्ट वेपन में हमारे पास मशीन गन्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ये सब है हमारे पास। जो हमने ओपन पैच का एरिया था वो हमने क्या लेट लूट के, क्योंकि नीचे से उनका गांव था पाकिस्तान का, उधर से सामने दिखता था, लेकिन जो ओपन पैच था वो हम लेट के उसको रेंग के हमने पार कर दिया था। 28 को रात को 11 बजे के करीब उन्होंने एक हैवी फायर शुरू कर दिया, जो कि उनकी जो रूटीन फायर थी उसमें शामिल नहीं था, क्योंकि हमने पहले उसे टारगेट को देख रखा था। तो वो क्या करते थे, कभी कभी रात को 10 बजे, 11 बजे, कोई रूटीन नहीं था, पर 2 या 3 राउंड फायर करते थे विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स ऐसे में। पर उस दिन 11 बजे के बाद 28 तारीख को उन्होंने काफ़ी मात्रा में फायर करना हमारे तरफ शुरू कर दिया। वो ऐसा नहीं था कि हम डिटेक्ट हुए, वो उनको थोड़ा डर लग रहा था। वो लोग भी ऐसा